अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इनकी पोलर फॉर्म कैसे लिखी जाती है और पोलर फॉर्म लिखने के लिए जो इनके आर्गूमेंट्स हैं, जो एंगल्स हैं, वो किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। सबसे पहले हम मुख्तसर सा तारुफ देख लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये क्या होते हैं। इस शक्ल का हमारे पास जो नंबर है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस फॉर्म का जो भी नंबर होगा उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें शामिल हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो पार्ट है जिसमें आई नहीं है, इसको हम रियल पार्ट कहते हैं और इसको मुख्तसर करके हम यूँ लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। और जिसके साथ आई लगा हुआ है इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। इसको हम मुख्तसर करके यूँ लिखते हैं, ये रियल पार्ट और ये वाला इमेजिनरी पार्ट। ये जो नंबर बच जाता है आई, इसको हम आयोटा कहते हैं और ये भी असल में एक इमेजिनरी नंबर है। इसकी जो कीमत है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगी और इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास यूँ बन जाएगा। तो इस शक्ल का जो नंबर है इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी मिसालें लिखें तो वो हमारे पास कुछ यूँ हो जाएंगी, 2 + 3 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम यहाँ सिर्फ 2 लिख दें तो इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इसमें आयोटा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसको यूँ लिख लें, इसमें रियल पार्ट मौजूद नहीं है, तो ये रियल पार्ट अगर हम लिखना चाहें तो वो यहाँ 0 कहलाएगा और ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी पोलर फॉर्म कैसे लिखी जाती है। पोलर फॉर्म से मुराद है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x और y में हो तो उसको r और थीटा में कैसे लिखा जाता है। हमारे पास ये एक जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर ये x और y में है तो ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म कहलाती है। इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कह सकते हैं या फिर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म भी कह सकते हैं। हम इसको लाना चाहते हैं पोलर फॉर्म में। पोलर से क्या मुराद है कि अगर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x और y में हैं तो पोलर में लाने का मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट r और थीटा में चले जाएं। इसके लिए हम एक राइट एंगल ले लेते हैं। इस राइट एंगल में ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हम ये ले लेते हैं x और y। इन पॉइंट का x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो हम थीटा ले लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास x होगा और ये वाला y, इसको हम O कह लेते हैं। O से लेके यहाँ P तक जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम रेडियस वेक्टर या r से लिखते हैं और इसको हम कोई भी नाम a दे देते हैं। अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ लगाकर हम r और थीटा में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली रेशो हमारे पास जो बनती है उसको हम कॉस थीटा कहेंगे। कॉस थीटा बराबर होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास x और हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और s का पॉइंट हमारे पास ये बन जाएगा।
दूसरी रेशो हम ये और ये ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि साइन थीटा की रेशो है, और वो हमारे पास होगी y/r। ये r अगर हम इधर मल्टीप्लाई करवा दें तो y की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी। अगर x और y की ये कीमत हम यहाँ लगाएं x और y में, तो हमारे पास ये नंबर कुछ यूँ बन जाएगा। हम यहाँ से r को कॉमन भी निकाल सकते हैं। इस चीज़ को हम एक मुख्तसर तरीके से भी लिखते हैं, जिसको हम सिस थीटा कहते हैं। ये जो फॉर्म हमारे पास बन गई, इसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कहते हैं। पोलर फॉर्म के लिए ये जो चीज़ है थीटा, इसको हम आर्गूमेंट भी कहते हैं। थीटा इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ जी। तो इस थीटा को हम आर्गूमेंट कहते हैं। इस आर्गूमेंट की जो कीमतें हैं वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि इनकी कीमतें कैसे निकाली जाती हैं। आर्गूमेंट निकालने के लिए हम देखते हैं कि इसके लिए क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है। अभी हमने एक डायग्राम बनाई थी राइट एंगल की, उसमें से अगर हम tan थीटा की रेशो निकालें, जो कि बराबर होगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो यहाँ से हमारे पास थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी थीटा को हम नाम देते हैं आर्गूमेंट ऑफ ये जो एंगल हम मालूम करते हैं इस रेशो से, इसको हम कहते हैं आर्गूमेंट ऑफ z। अब ये आर्गूमेंट दो तरह के होंगे। अगर हम इसको लिखें या अपने एंगल की जो रेंज है वो अगर हम -पाई से लेते हैं +पाई तक, अगर हम एंगल की जो रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लें, तो फिर इस थीटा को क्या कहा जाएगा? इसको फिर प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z कहा जाएगा। और इसको हम बड़े a के साथ डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि अगर हम थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करें क्वाड्रेंट में, तो फिर इसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z कहा जाएगा। अगर हम इस थीटा की जो रेंज है वो अगर हम 0 से लेके 360 या 2 पाई तक लें, तो फिर हम सिर्फ आर्गूमेंट का ही नाम देंगे। और इसको फिर हम यूँ लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ z। लेकिन हम ज़्यादा जो प्रेफर करेंगे वो इसी रेंज को करेंगे। इसको हम एंगल निकालने के लिए इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, 0 से लेकर 2 पाई तक। इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे -पाई से लेके +पाई तक। अब इसके मुताबिक जो हम आर्गूमेंट के लिए एंगल मालूम करते हैं उसका कोई शेड्यूल भी देख लेते हैं वो कैसे है। आर्गूमेंट मालूम करने के लिए ये हमारे पास x एक्सिस है, जिसको हम रियल एक्सिस भी कहते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस हैं, जिनको हम इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में हम जो थीटा है उसको एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में जो भी वैल्यू आएगी इसको हम प्लस में ही लेंगे
और इसका एंगल नापने के लिए हम जो रास्ता अपनाएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे। जो सेकंड क्वार्टर में हमारा एंगल आएगा इसके लिए हम ये पैटर्न यूज़ करेंगे पाई माइनस थीटा। जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करेंगे। तीसरे क्वार्टर में आने के लिए हम यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है उनके लिए हम जो रास्ता अपनाते हैं वो क्लॉकवाइज है। फर्स्ट 2 हम एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं और थर्ड और जो फोर्थ है उसको हम क्लॉकवाइज आने के लिए हमें ये पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा पाई माइनस थीटा, और यहाँ हम माइनस लगाएंगे। माइनस इसलिए कि हम क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहे हैं। फोर्थ क्वार्टर में आने के लिए हम ये पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये जो थीटा हमने लिखा है ये थीटा रेफरेंस एंगल होगा, उसकी वैल्यू हमें सवाल से मिल जाएगी। ये मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ। थीटा हमारे पास रेफरेंस एंगल माना जाएगा और ये रेफरेंस एंगल है ये हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि जो माइनस वगैरह आएंगे सवाल में वो हम अपने जो क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब ये जो पैटर्न हमने ड्रा किया इसके मुतालिक कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आर्गुमेंट निकालने का जो तरीका अभी हमने देखा था, अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन इससे मुतालिक कैसे किए जाते हैं। ये मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ये जो एक्सरसाइज है मेथड की बुक की, ये 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में लिखना है, तो वो देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ये नाम दे देते हैं z का। इसमें ये जो नंबर है इसको हम x कहेंगे, आयोटा के साथ यहाँ जो नंबर लगा हुआ है इसको हम y कहेंगे। सबसे पहले हम r मालूम करेंगे, जिसका हमारे पास ये फार्मूला होगा r इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर लिया जाए तो 3 और इसका 1। r की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इसके बाद हम थीटा मालूम करते हैं। थीटा मालूम करने के लिए हमने ये फार्मूला डिज़ाइन किया था। ये हमारे पास y की वैल्यू और ये हमारे पास x की वैल्यू है। जब यहाँ मैंने y और x की कीमतें लगाई हैं तो इनके साथ जो माइनस का साइन था x के साथ वो मैंने यहाँ नहीं लगाया। अगर हम लगा भी दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि हमने वैसे भी आर्गुमेंट निकालने के लिए क्वाड्रेंट तो एडजस्ट करना ही है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये वहाँ खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। रेफरेंस एंगल हम जो भी निकालेंगे वो हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं। ये एंगल हमें मिल जाएगा 30 डिग्री, जिसको अगर हम रेडियन में लिखें तो वो पाई/6। अब हम क्वाड्रेंट जैस करके देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। एस की वैल्यू नेगेटिव आएगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। एस की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव, तो ये नंबर यहाँ कहीं मौजूद होगा। तो ये नंबर मैंने यहाँ ड्रा कर दिया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने यहाँ ड्रा कर लिया, तो ये सेकंड क्वार्टर में आ रहा है। अभी से पहले हमने जो नक्शा डिज़ाइन किया था उसके मुताबिक जो फर्स्ट 2 क्वार्टर हैं इनके एंगल नापने के लिए हम क्लॉकवाइज ही, एंटी क्लॉकवाइज बल्कि ज़्यादा बेहतर इसको, जो फर्स्ट 2 क्वार्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज और जो लास्ट 2 क्वार्टर्स हैं उसमें हम क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एंगल कितना बनता है। अभी हमने ये वैल्यू निकाली थी
सेकंड क्वार्टर में आने के लिए हमने जो नक्शा डिज़ाइन किया था एंगल को एडजस्ट करने के लिए, वो यू था, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास ये आ रहा था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी पाई 5 पाई/6। अब थीटा की वैल्यू जैसी मालूम होगी, आर की भी वैल्यू हमें मालूम थी, अब हम इसकी पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। पोलर फॉर्म का हमारे पास ये फार्मूला था, जी की वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी, आर की वैल्यू हमारे पास 2 थी, और थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये वो कम्प्लेक्स नंबर था जिसकी हमारे पास ये पोलर फॉर्म बन जाती है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि उसकी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है माइनस आयोटा, इसकी पोलर फॉर्म कैसे बनाई जाएगी, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको पहले हम नाम दे देते हैं, इसमें रियल पार्ट मौजूद नहीं है तो उसको हम ज़ीरो कह लेते हैं, और माइनस आयोटा ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ एस की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आएगी और वाई की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। आर हम उसी तरीके से मालूम करेंगे, एस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम थीटा भी मालूम कर लेते हैं। थीटा मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला था y/x। y की वैल्यू हमारे पास -1 है, पर हम यहाँ इसको प्लस करके लिखेंगे, और इसकी वैल्यू 0 थी। कोई भी नंबर जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा। tan की वैल्यू इन्फिनिटी, इसके लिए हमारे पास जो एंगल है वो पाई/2 है। अब हम ये एंगल जो हमने ये मालूम किया है, इसको इसके मुताबिक एडजस्ट करके देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि ये y एक्सिस होगा, और y एक्सिस माइनस है तो माइनस वाला y एक्सिस ये यहाँ कहीं होगा। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हो या फोर्थ में आ रहा हो, तो फिर हम बजाय एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर करें, हमें यहाँ से रास्ता मुख्तसर पड़ता है, तो इसको फिर हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं, तो वो एंगल हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। अगर फर्स्ट क्वार्टर में थीटा हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आर्गूमेंट जब हमने लिखा था तो वो -थीटा था। इसका मतलब है कि जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हमारे पास जो आर्गूमेंट की वैल्यू है थीटा, वो माइनस में आ जाएगी, मतलब यही वैल्यू रहेगी और वो हम माइनस में लिख देंगे इसकी वजह से। अब इसकी पोलर फॉर्म लिख लेते हैं, वो क्या है, पोलर फॉर्म का हमारे पास ये फार्मूला था, जी की जगह ये, आर की वैल्यू हमारे पास 1 थी, वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, और थीटा की वैल्यू हमारे पास ये थी। तो ये हमारे पास माइनस आयोटा की पोलर फॉर्म बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये मौजूद है -1 -√3 आयोटा, इसकी पोलर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, आर्गूमेंट कैसे निकाला जाएगा, वो भी देख लेते हैं हम। इसको पहले हम कोई भी नाम दे देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज़्यादातर z के साथ ही डिनोट करते हैं। इसमें जो पहला हिस्सा है रियल वाला उसको हम x कहेंगे, और जो इसका दूसरा हिस्सा है आयोटा वाला उसको हम y कहेंगे। r की वैल्यू हमारे पास ये फार्मूला था, g = x² + y² स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर ले लेते हैं और इसका लेके ऐड कर लेते हैं।
तो r की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसका जो थीटा और आर्गूमेंट है वो कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला था। ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, और मैं फिर बता दूं इनके साथ जो माइनस के साइन है वो अगर हम लिख भी दें तब भी कोई फ़र्क नहीं, ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हमने अपना जो आर्गूमेंट है थीटा है वो अभी हमने एडजस्ट कर लेना है। तो ये y और ये x हो जाएगा। ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा, जिसको रेडियन में हम π/3 कहते हैं। अब ये कम्प्लेक्स नंबर किस क्वार्टर में लाई करता है इसको यहाँ ड्रा करके देख लेते हैं। अगर x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वार्टर में कहीं लाई करेगा। हम अंदाजे से इसको यहाँ कहीं समझ लेते हैं कि यहाँ कहीं मौजूद है -1। इसका जो एंगल है वो देखने के लिए मैंने बताया था कि जो फर्स्ट 2 क्वार्टर हैं इधर अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो हम एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर करते हैं। अगर थर्ड या फोर्थ में कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो फिर हम क्लॉकवाइज इसको मेजर करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ से ये रास्ता आसान है और इन दोनों के लिए फिर यहाँ से ये रास्ता आसान है। हम यहाँ से इसको मेजर करेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मेजर करने के लिए मैंने आर्गूमेंट में लिखा था कि इसको कैसे मेजर किया जाता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके लिए हमारे पास जो थीटा बनेगा वो पाई माइनस रेफरेंस एंगल आ जाएगा π/3। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब हम इसकी पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। पोलर फॉर्म का हमारे पास ये फार्मूला था। जी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास 2 थी और थीटा की वैल्यू हमारे पास ये थी। तो ये कम्प्लेक्स नंबर और ये इसकी पोलर फॉर्म बन जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, अभी हमने 3 क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने देखा कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो रेडियस वेक्टर है कैसे निकाला जाता है, पोलर फॉर्म इसकी कैसे बनाई जाती है और जो आर्गूमेंट है वो कैसे निकाले जाते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे, कुछ मज़ीद क्वेश्चन भी देखेंगे कि उनकी पोलर फॉर्म कैसे निकाली जाती है, और उसमें हम ये भी देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल करके उनकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके जो कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।